दूसरा ये भी है कि आम आदमी ये समझने लगा है जी। कि 370 की आड़ में उसको नुकसान हुआ और फ़ायदा उन लोगों को हुआ जो अपना राजनीतिक स्वार्थ उसके आगे कर रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अक्सर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, ये चुनाव पहली बार 50 बरस के बाद लगभग जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा 5 बरस के लिए चुन रहे हैं। और वो 6 बरस कैसे हुई उसके पीछे भी 370 की कहानी है, द यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ थिंग्स। वो किस्सा यूँ हुआ तो पुराने लोगों को शायद स्मरण होगा कि 1975 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने एक संशोधन लाया था, अमेंडमेंट 42, 43। उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, एम्बलम बदला इत्यादि इत्यादि। और उसमें एक ये भी था कि विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अभी इतना अनुकूल नहीं है समय चुनाव के लिए, और अधिकतर राज्यों में चूँकि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उसको 6 साल कर दिया गया। पर 3 ही बरस के बाद जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनती है तो ये निर्णय लिया जाता है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं है, तो इसको वापस 5 बरस किया। अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। 1975 में कांग्रेस, वही सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वही मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला, तो तुरंत उसको अपना लिया गया, क्योंकि 370 ये मोहलत, ये प्रेरोगेटिव देता था प्रदेश की सरकार को कि वो ये निर्णय लें कि कौन सा कानून उन्हें अपनाना है कि नहीं अपनाना। और ये बहुत बड़ा बदलाव तो है। उन्होंने फौरन अपना लिया। लेकिन 3 ही बरस के बाद जब उसको वापस लिया गया तो उन्होंने 370 की आड़ में दूसरा कानून नहीं बदलाया। यानी बाकी सारे प्रदेशों में विधानसभा का कार्यकाल 5 बरस हो गया पुनः, लेकिन यहाँ पर 6 बरस ही चलता रहा। जो जब पिछला कानून अपनाने का काम था तो उस समय 370 नहीं था, दूसरे में हुआ। यानी 370 तो इस्तेमाल में वो लोग करते रहे जो सबसे ज़्यादा इसकी पैरवी करते थे, लेकिन आम इंसान को उससे कुछ नहीं मिला। अब एक और उदाहरण आपको देता हूँ जहाँ आम इंसान की दृष्टि से, ये मोदी जी के आने के बाद और 370 हटने के बाद पंचायती राज का 73-74 एक अमेंडमेंट है, बड़ा अक्सर उसका वर्णन किया जाता है, क्योंकि उससे तहत जो पंचायत के प्रतिनिधि रहते हैं, पंच सरपंच या जो निगमों के प्रतिनिधि, उनके पास केंद्र की राशि सीधी सीधी जाती है। और ये संशोधन लाया भी गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में वही पार्टी गठबंधन में थी कांग्रेस की, लेकिन वहाँ लागू नहीं किया गया, क्योंकि उससे लागू करने से फिर वो जो केंद्र की राशि है सीधी सीधी जाएगी पंचायतों में, ऐसे जाएगी वो मुख्यमंत्री की तिजोरी में। तो यानी केंद्र के जिस कानून का लाभ यहाँ व्यक्ति विशेष या किसी परिवार या किसी सत्ताधारी पार्टी को पहुँचता था, उसको तो अपना लिया जाता था, जहाँ आम जनता का हित था। तो कहने का तात्पर्य कि अब ये लोग बात समझने लग गए हैं, चाहे उनका राजनीतिक दल कोई भी हो। लेकिन सर जिस 370 का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी 370 पर कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है। आप ये कह रहे हैं आम लोगों को उससे मतलब नहीं है, वो तो चुनाव में भी गए, जनता के बीच मुद्दा उठाया 370 का, और वो ये कह रहे हैं कि आपने भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो अब्दुल्ला साहब को, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे जब तक आप इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हमको बर्दाश्त नहीं है 370 हटाना, फिर आप कहते हैं केंद्र के साथ मिलकर काम करना है। वो तो नाराजगी जाहिर करे, लेकिन चुनाव साथ में लड़ा है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की भी जो दोहरी नीति है ना, वो भी ये लोगों के आगे बेनकाब हो जाएगी। पहले तो कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि आपका क्या मौक़िफ़ है, कि आप 370 के हक में हैं कि नहीं है। वो ना इधर है ना उधर है, क्योंकि एक ज़माना था जब कांग्रेस लीडरों के बारे में एक कहावत मशहूर थी, ख़ास तौर से पत्रकार हलकों में, कि वो अपनी जेब में, जम्मू कश्मीर को लेकर के अपनी जेब में 3 प्रेस नोट रखते थे। एक बांट देते थे श्रीनगर, दूसरा बांट देते थे जम्मू, तीसरा बांट देते थे जाकर के दिल्ली। और अखबार का ज़माना था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, 3 दिन के बाद अखबार छपती, तीनों नोट तीनों जगह बिक जाते। यानी कश्मीर में वो इस समय 370 के हक में है, जम्मू में उसके खिलाफ है, दिल्ली में वो कहीं नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पिटाई हो जाएगी। तो पहले तो कांग्रेस इस बात का पक्ष रखे, और कांग्रेस गठबंधन में है, उनको तो चाहिए था कि चुनाव से पहले करती। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को हटाने की बात की तो कांग्रेस को चाहिए था कि अपना मौक़िफ़, अपना स्टैंड क्लियर करते। उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया चुनाव से पहले अपना, कांग्रेस अभी तक भी कुछ नहीं लिया। अच्छा, अब नई सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, आप लोगों ने जम्मू में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने कहा भी, मैंने 2 दिन पहले आपका बयान सुना कि अब अछूत नहीं है बीजेपी जम्मू कश्मीर में।
अछूत नहीं है से क्या ये सीधा संदेश है कि अगली बार और बेहतर स्थिति होगी और अभी आप लोगों की पकड़ और बेहतर हुई है? नहीं, आपने ठीक कहा। पहले की तुलना में जिन्होंने पिछला ज़माना देखा है उनको ये स्मरण होगा कि एक दौर था जबकि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। हमें पदाधिकारी ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते थे और आपको याद होगा कि झंडे के लिए कितनी यात्राएं निकाली जाती थी और कितना बड़ा एक अभियान, कितना बड़ा संघर्ष का विषय बनता। आज हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में कमल का निशान लेकर के चल रहे हैं। और एक दूसरी बात जो शायद बार बार कहने लायक है कि इस चुनाव में भी भले ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दर्जे की पार्टी बनकर के आई है, लेकिन हमारा वोट शेयर सबसे ज़्यादा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा है। और दूसरी बात, जहां हमारा वोट शेयर कुल मिलाकर के 25-26% है, वहां कश्मीर घाटी में भी हमारा वोट शेयर बढ़ा। पहले हम मात्र 1.5-2% हुआ करते थे, इस बार वहां पर भी हम लगभग 6% के पास है। हमारे बहुत सारे ऐसे कश्मीर घाटी के ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां हम नंबर 2 पर है। यानी एक ज़माने में तो ज़मानतें नहीं मिलती थी, आज हम वहाँ नंबर 2 पर है। कई ये कॉन्स्टिट्यूंसी मात्र 1,500-1800 वोट से हम पीछे रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कश्मीर घाटी में हमको वोट पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बड़ा लंबा जर्नी है। अब इसका आगाज़ हुआ है, उस दिशा में हम चल पड़े हैं और निश्चय हमें विश्वास है कि अगली बार हमारी और इनरोड्स बढ़ेगी। 370 हटने के बाद मेरे ख्याल से ये बदलाव हुआ है। पहले एक कहावत होती थी कि झेलम में बहुत पानी बह गया है। ये कहावत बार बार बोली जाती थी गुपकार गैंग की तरफ से भी, अब इंडी भी कहता है और सब मिलकर कहते हैं। और उसके बाद अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसको जोड़कर अगर देखें तो क्या कहावत आज भी चल रही है क्या? नहीं, अगर झेलम में पानी बहा भी है तो इसलिए इस दृष्टि से कि जो अब कश्मीर का आम आवाम है वो भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनने को तैयार है। और मैं केवल कहने मात्र नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो वोट हमें देगा कि नहीं देगा, वो अलग बात है। वो हृदय परिवर्तन शुरू हो गया और होगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन ही अंडरस्टैंड्स हिज स्टेक। उसे लगता है कि भारत इस समय इज़ अ हैपनिंग कंट्री, हैपनिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। जी, जितने मौके नौजवानों के लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं कहीं नहीं है, और वो इससे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता। क्योंकि अब मोदी जी के आने के बाद 2014 में और अब में इतना अंतर आ गया कि पहले एक ज़माना था कि हमारा युवा अगर बाहर भी जाता विदेश में तो अपना परिचय देते हुए शर्म करता था, क्योंकि वहाँ पर हमारा छवि ऐसी थी कि घोटालों का देश है, रिश्वतखोरों का देश है, घूसखोरों का देश है। अब ऐसी स्थिति है कि हमारा युवा जाता ही कहता है इंडियन, तो उसको जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो युवा आ रहे हैं वो भी कहते हैं जी हम इंडिया से आए हैं। इंडियन जो पाकिस्तान स्टार्टअप्स ने वहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स खोली हैं विदेश में, नाम इंडियन रख दिए। यानी इंडिया का एस्टीम बड़ा है और कश्मीर का अवाम, कश्मीर का युवा भी उसके साथ जुड़ना चाहता है। और उसके माता पिता वालिदैन भी समझते हैं कि हमारा बच्चों का भविष्य भी कश्मीर का, बच्चों का भविष्य भी भारत की जो यात्रा है। जो आपने ये बात उसी कही के मेरे ख्याल साथ से जुड़ना। अनामिका इस पे पूछना चाह रही है कि विदेशों में जो पाकिस्तानी होते हैं वो जब रेस्टोरेंट खोलते हैं, मेरे ख्याल से अनामिका गई भी है ऐसे रेस्टोरेंट में। अनामिका पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल सलोनी थोड़ा सा इससे अलग है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर भी गई हूँ, मैंने कश्मीर में भी हालात को देखा है। मैंने सर युवाओं की से बात की है, जिसका जिक्र सलोनी कर रही मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, बहुत देर से मैं पूछना चाह रही थी। मैंने कश्मीर में जाकर युवाओं से बात की है, वो ये कहते हैं कि पहले से स्थिति बदली है, विकास ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी कुछ ऐसी रोजगार के अवसर हैं जिनकी ज़रूरत कश्मीर में है। क्या आपको लगता है कि वहाँ का कहीं कमी रह गई है पिछले 10 सालों में, कि अभी उस पर काम करना है, जिससे भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर, या वहाँ जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया उसको लेकर भरोसा जता सके जनता वहाँ की, खासतौर पर युवा, क्योंकि युवा बढ़ चढ़कर वोट करने पहुंचे इस बार, जो अच्छी बात रही। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है इस बार वहाँ पर। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। आज अब झूठ बोलने की राजनीति का ज़माना ख़त्म हो गया। अब तो तर्क के साथ बात करनी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। और मैं, जैसे मैंने कहा, आंकड़ा बताया आपको, 350 से 1.5 लाख हो गए स्टार्टअप। तो इससे पहले कि मैं वाक़ई ख़त्म करूँगा, बच्चा निकालेगा जेब में से मोबाइल और हमारा और आपका ये शो ख़त्म होने से पहले हमारी ट्रॉलिंग शुरू कर देगा। तो आजकल तो ये ज़माना है। इसलिए मैं ये बात स्वीकार करता हूँ, बहुत कुछ करने को बाकी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि 25-30 बरस ज़ाया चले गए, उस आतंक की भेंट हो गए जिसका कोई माने नहीं था।
और 3 पीढ़ियां उसमें कुर्बान हो गई और अब जाकर के वो समझ आने लगा। और इस दौरान और विशेषकर पिछले 10 वर्षों में जिस तेज़ गति से भारत ने एक प्रगति की है और भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, एस्टीम बढ़ा है, उससे उनकी आंखें खुल गई सब। लेकिन कुछ लोग तो उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, और आप जैसे और स्कीम मैं बढ़ने उसमें की बात उसमें कह रहे हैं उसमें- सर। नहीं, इसमें इसी हाँ। पहली बात में जी। अब दूसरा क्या है कि जो वहाँ पर बाधाएं थी उनके कारण भी बहुत सारी यहाँ की योजनाएं वहाँ पर पूरी तरह धरती पर नहीं उतर सकी। अब जैसे मैंने कहा कि स्टार्टअप्स 350 से बढ़ करके 1.25 लाख तक पहुँच गए। हम स्टार्टअप्स में दुनिया में तीसरे दर्जे पर आ गए मोदी जी के कार्यकाल में। लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 370 के बाद ये मुहिम शुरू हुई। वहाँ मात्र 30 स्टार्टअप हुआ करते, 30। अब शायद बढ़ करके 350-400 तक पहुँचे हैं। तो वो योजनाएं जो जिनका लाभ देश भर में हो रहा था, उनका पूरी तरह वहाँ पहुँचना उतना सकारात्मक रूप से नहीं हो रहा था। अब वो शुरू हुआ है और धीरे धीरे, और चूँकि आतंक भी अब समाप्त हो गया, जहाँ 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है। देखिए वहाँ पे तो रेवेन्यू का बहुत बड़ा एक साधन टूरिस्ट था। तो 2.5 करोड़ टूरिस्ट, यानी होम टूरिज्म के लिए वहाँ जगह नहीं बची। हालांकि जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म का रिवाज नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ करता है। लोगों ने अपने घर खोल दिए, वो भी खत्म हो गए। और टूरिस्ट जो आता है 2.5 करोड़, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि स्थिति सामान्य हुई, क्योंकि वो ना मुझे पूछ के आएगा, ना आपको पूछ के आएगा, ना मीडिया रिपोर्ट देख करके आएगा, ना सरकार से पूछेगा। अगर मैं अपने परिवार को लेकर के जा रहा हूँ, बच्चों को लेकर जा रहा हूँ, तो मैं किसी सज्जन से, किसी सहयोगी से, किसी कोलीग को फ़ोन लगाऊंगा, पूछूंगा भाई साहब इस तरह से आना है, स्थिति ठीक है कि नहीं। रेडियो वाले कह रहे हैं ये तो 9 बजे रोज़ कुछ कहते रहते हैं, पहले आप बताना सच बात। तो सब जब वो पूरी तरह से मुतमईन हो जाएगा तब जाएगा। तो मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल ये है। तो ये जो स्थिति अब बदली है ना, हाँ। इससे वो आप ठीक कह रही हैं, वो जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं मिलनी पहुंच पा रही चाहिए थी, वो होंगी। व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, स्टार्टअप्स के एवेन्यूज़ बढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं जम्मू कश्मीर में, जो कभी तराशेंगे ना आप तराशेंगे। बोल रहे हैं सर कि अवसर बहुत हैं और उस पर काम भी करना है और कोशिश केंद्र भी कर रहा है, लेकिन अब वहाँ पे सरकार नहीं बन रही है जम्मू कश्मीर में। जी, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन रही है। अमूमन ये देखा है कि बीजेपी जहाँ भी हारती है वहाँ को लेकर मंथन करती है। वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन सरकार किसी और की बन रही है। तो उसको लेकर आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कैसे इन कोऑर्डिनेशन अब काम होगा, जो उमर अब्दुल्ला चाहते भी हैं? एक चीज़ सर मैं और जोड़ूंगी। आपने एक बात कही थी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जनता भरोसा जताएगी। क्या ये भी कहीं कमी रह गई कि कुछ लोकल पार्टीज के साथ आपकी बातचीत नहीं हो पाई, उनको साथ लेकर नहीं चल पाए, वो मैसेजिंग नहीं जा पाई, ये कहीं कमी रह गई इस नहीं, पर भी? ऐसा नहीं है। हाँ। जहाँ तक मंथन का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी विजय का भी मंथन करती है और पराजय का भी मंथन करती है, क्योंकि हम तो 24/7 365 है। ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जो केवल चुनाव के समय सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। तो हमारी तो, और एक चुनाव समाप्त होता है तो अगले प्रदेश की चुनाव की बैठक उसी दिन शाम को हमारे अध्यक्ष जी ले लेते हैं। तो ये तो एक निरंतर काम करने वाला दल है। लेकिन अगर हम ये भी नहीं कहेंगे कि हार हुई है, जैसे मैंने ये कहा कि जो हमारा परिणाम आया, किसी को इसकी अपेक्षा नहीं थी देश भर में। यानी मुझे लगता है कि अभी तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की, और पूरा का पूरा जम्मू संभाग भी आपके साथ था और कश्मीर से आपको वोट पड़ा है। और ये और बात है कि वहाँ पर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्वाभाविक रूप से उसका एडवांटेज मिला और उनको सरकार बनाने का मौका मिला। चूँकि वहाँ और दल बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया, कांग्रेस वाले इतना हल्ला कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस लगभग शून्य रहा। तो इस कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वैक्यूम का लाभ मिला है। सर, क्योंकि जब हम लोग जम्मू कश्मीर पे बात कर रहे हैं तो हम पीओके पे भी बात करेंगे, क्योंकि पीओके तो हमारा है, ये हम सभी मानते हैं। मुझे ये बताइए, जब वहाँ से विरोध के स्वर उठते हैं, अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अभी हमारे विदेश मंत्री ने बहुत कड़क मैसेज दिया है वहाँ जाकर। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो जेस्चर था, वो बताने के लिए काफ़ी था कि जो हमारा स्टैंड है हम उस पर कायम हैं। और पीओके से अब आवाज़ उठती है कि अब इससे अच्छा तो हम उधर होते। तो कैसा लगता है सर, वहाँ से हैं? आपने ठीक कहा, वो समय आ गया कि वहाँ के लोग स्वयं जब अंतर देखते हैं। देखिए, थैंक्स टू चैनल्स लाइक यू, आज तक रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है, पहले पता नहीं था चलता। अब तो मोबाइल पर आप वीडियो भेज रहे हैं, यहाँ के बच्चे वहाँ, वहाँ के यहाँ, सबको दिखाई दे रहा है वहाँ क्या हालात हैं। यहाँ बॉर्डर लाइन पे जहाँ पे खड़े होकर आप वहाँ का दृश्य देख सकते हैं, वहाँ से खड़े होकर यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। तो वो अंतर देखते हैं कि किस प्रकार से उनको एज सेकंड सिटीजन रखा गया है। और जहाँ तक पीओजे का संबंध है, ये
भारतीय संसद में सन 1994 एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया कि पीओजे भारत का अभिन्न अंग है, और यदि कोई विषय है पेंडिंग पाकिस्तान और भारत के बीच में, यही है कि किस प्रकार इसको पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार का शुरू से वही मत रहा है, और वहाँ के लोग भी अब ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए। सर एक छोटा सवाल जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा मेरा है। एक पार्टी ऐसी जिन्होंने बहुत लोगों को बरगलाने की कोशिश की, इजराइल ने हमला किया हमास पर, इजराइल ने हमला किया नसरुल्लाह पर, नसरुल्लाह का अंत हुआ, वहाँ पर आंसू बहाए गए, और जब वहाँ आंसू बहे तो दिल्ली में भी आंसू बहाए गए, फिर लखनऊ और अलग जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले, लेकिन जिसके लिए आंसू बहाए गए उसका फायदा उनको नहीं मिला चुनाव में। मतलब 10 के अंदर ही सिमट के रह गए वो लोग, उस आंसू का कोई फायदा नहीं मिला उनको जिसको वो समर्थन देना चाहते। एक मैसेजिंग थी वो क्लियर नहीं जा पाई उनकी, या लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस मैसेजिंग नहीं, को। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही के प्रश्न में, आपकी ऑब्जर्वेशन में ही उत्तर है कि अब आम आदमी बहुत जागरूक हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा, मैंने बल्कि एक मीडिया के मित्रों को सुझाव दिया था कि आप एक सर्वे करिए कश्मीर के गली कूचों में, एक एनोनिमस सर्वे, क्योंकि हो सकता है खौफ के पर्दे में खुल के बात ना कर सकें, और उनसे पूछिए कि हम आंख बंद कर देंगे, आप बिना अपना नाम लिखे हुए परफॉर्मा भर के दो। तो मुझे विश्वास है कि मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे हम 370 के हक में नहीं है, ये हमें ठगा गया, और मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे कि ये जो बातें इस तरह से करते हैं अलगाव। अब आप मुझे बताइए, जब मैं ये 73-74 की बात आपसे कर रहा था, जिससे कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एम्पावरमेंट होता है, सशक्तिकरण होता है स्थानीय इकाइयों का। जी। अब यही सरकारें बात करती थी सेल्फ रूल, अक्सर इनका एक नारा सेल्फ रूल था। अब जो सेल्फ रूल धरती से ही नहीं जन्मा, वो कौन सा सेल्फ रूल है? तो यानी सेल्फ रूल अपना, लेकिन पंच सरपंच को सेल्फ रूल नहीं करने देना, काउंसिलर को नहीं करने देना। तो ये जो दोहरी बातें थी, अब ये धीरे धीरे बेनकाब होने लगी, और ये वो भी उसी के लिए मैंने कहा शायद उसका श्रेय आपको भी जाता है। जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस हुआ है लोगों को, वो अब समझने लगे कि अभी वो सर एक बहुत ज़रूरी सवाल, ये स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला बहुत सीरियस है। वो कह रहे हैं दिल्ली से कोऑर्डिनेट करके प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं स्टेटहुड चाहिए। क्या केंद्र का क्या सोचना है इसको लेकर? नहीं, मुझे इसमें कुछ बात कहने की आवश्यकता भी नहीं है, औचित्य भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही है, एक बार नहीं बल्कि हाल ही में इसी साल में 2-3 बार, जब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में जनसभा होगी वहाँ भी कही उन्होंने, डोडा में जनसभा में कहा उन्होंने, फिर एक बार और कहा, गृह मंत्री जी ने सदन में भी कहा है कि उचित समय में ये स्टेटहुड राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो दी हुई चीज़ है उसे ये मांग रहे हैं, जिस चीज़ की घोषणा हो गई उसको मांगना, यानी जब मिल जाए तो श्रेय लेना कि हमारे मांगने से मिली है, लेकिन ये तो दे दी चुकी है। आपने सर भारत, एक बहुत छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है हमारा ये, आपने भारत के एफेक्ट्स की बात की, भारत का असर दुनिया भर में दिख रहा है और कैसे भारत ग्रो कर रहा है ये हमने देखा है। अभी जिसका एससीओ समिट का जिक्र किया, पिछले साल जब भारत आए थे बिलावल, तब हमने उनको एक संदेश दिया था और बताया था कि भाई भारत आए, हाथ नहीं मिलाएंगे आपसे, आतंकवाद का कोई समर्थन नहीं है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री जब वहां पर गए, उन्होंने एक मैसेजिंग दी कि भाई यहाँ से कि आतंकवाद का जब तक आप समर्थन करेंगे तब तक हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे इस पर। तो इस समिट का आने वाले समय में या ऐसे मैसेजिंग का क्या फर्क पड़ेगा? और सर भारत के बढ़ते भारत पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं, खासतौर पर विपक्षी दल, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के प्रयासों को वो नकार रहे हैं? नहीं, जहाँ तक आपके प्रश्न का पहला भाग है कि विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा, उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि मैं उसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं रहेगी जितनी कि विदेश मंत्रालय में उनकी अपनी इनपुट्स रहती हैं। मुझे लगता है जो विदेश मंत्री जी ने कहा है वही पर्याप्त है, उसमें हमें आउट ऑफ टर्न बात करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर मुझे। लेकिन जो आपका दूसरा भाग है कि भारत की आगे की यात्रा को जो ये जो सवाल खड़े करते हैं, मैं आज वो ज़माना आ गया है कि मैं क्या कह दूं तो आप विश्वास कर ले, आप कह दें मैं विश्वास कर लूं, उसका वो दौर चाहता रहा। आज है एविडेंस बेस्ड युग, और भारत जब उस शिखर पटल पर पहुंचेगा तो ग्लोबल बेंचमार्क्स उसको डिटरमिन करेंगे, वैश्विक मापदंड पर जब हम उतरेंगे। और वैश्विक मापदंड अब इस बात को मानने लग गए हैं। उदाहरण के तौर पर 2 छोटे उदाहरण, बल्कि बड़े सारे उदाहरण वैसे तो, जी। हम फ्रेजाइल 5 इकॉनमी हुआ करते थे आज से 10 बरस पहले, आज हम हो गए फर्स्ट 5। और विदेशी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि वी आर दी ब्राइट स्पॉट कोविड के बाद, कि कोविड के बाद भारत ही है जो आगे बढ़ रहा है, तो हम चौथे पे आएंगे, तीसरे।
इसी तरह एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है। मैं भौगोलिक जी। मापदंडों की बात कर रहा हूँ, ना अपने ना किसी और के। तो हम 81वें दर्जे पे थे 2014 में, 41 की छलांग लगा करके हम 40वें दर्जे आ गए। जी। स्टार्टअप में हमारा कहीं नाम ही नहीं था, हमें मालूम भी नहीं था स्टार्टअप क्या होता है। आज हम दुनिया में 3रे दर्जे पर हैं। यानी इस समय दुनिया हमारी प्रगति को मानने लगी है पिछले 10 वर्षों में। दुनिया प्रगति को मान रही है और उम्मीद है कि और आगे अगर हम ये अगर जाएंगे। जो विपक्ष के नेता नहीं जी, मानेंगे जी। तो आंखें मींद करके अपना ही नुकसान जनता करेंगे। जवाब देगी। और उम्मीद करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में स्पेस में जल्द ही हम भारत का एक एस्ट्रोनॉट जाते हुए भी देखेंगे। नीचे उसमें अब आपके साथ ये बात साझा कर लें कि 2025 में हमारी जो हमारा शेड्यूल है उसके अनुसार एक मानव जाएगा स्पेस में, बहुत बड़ी बात कही और है सर, अभी बहुत बड़ी खबर। 2040 में हमारा भारतीय मानव एक लैंड भी करेगा बकायदा, चांद की धरती पर पैर ऑल द बेस्ट सर, ऑल द यानी बेस्ट सभी तैयारी लोगों को। बड़ी है। बहुत शुक्रिया सर अपनी बातें रखने के लिए और रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि के मंच से ये बताने के लिए कि कैसे हम तैयारी कर रहे Thank हैं you so आगे much, बढ़ने sir. की और स्पेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर Thank you, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण बातें रखने के लिए, क्योंकि कश्मीर पर हर कोई आपको सुनना चाह रहा था। और एक तरह से कहें आपने बहुत बड़ी बात भी कही कि लोगों के मन में बिल्कुल विश्वास है कि 370 सही हटा है और जो वादा बीजेपी ने किया उसको पूरा भी किया और लोग अपने साथ कैसे उसको अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नए कश्मीर की बात कैसे यहाँ पर रखी गई इस मंच के जरिए। बिल्कुल, तो कश्मीर की बात आपने यहाँ पर सुन ली कि धारा 370 के बाद में किस तरीके से वहाँ पर चुनाव हुए और चुनावी वो माहौल रहा। आपने जितेंद्र सिंह जी को यहाँ पर सुना, लेकिन अब अगली जो खास मेहमान है आप सभी को उनका एक लंबे समय से यहाँ इंतजार है। बात हम स्मृति ईरानी की कर रहे हैं। अब से बस चंद मिनटों में वो आपके सामने होंगी। तमाम अहम मुद्दों पर स्मृति ईरानी से चर्चा की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर और किस तरीके से सरकार बीजेपी की आने वाले समय में आने वाले चुनावों में किन मुद्दों को लेकर खास तौर पर नीतियां बनाती हुई मैदान में उतरेगी। बिल्कुल, और अभी हमने सुना भी कि जितेंद्र सिंह साफ तौर पे एक बात कह रहे थे कश्मीर को लेकर के। जरा हम अगर इस पहले सेशन की बात करें, वो साफ तौर पे इस बात को कह रहे थे कि बदला कश्मीर कैसे है, क्योंकि पहले सोचिए झंडा उठाने के लिए कोई पदाधिकारी नहीं मिलता था और आज उन हाथों की कमी नहीं है। यानी बदलते कश्मीर की हर एक बात यहाँ पर इस मंच से की गई, क्योंकि देखिए राष्ट्र सर्वोपरि की जब हम बात करते हैं तो हर एक राज्य का विकास, हर एक राज्य का हित उसमें शामिल होता है, जिसकी वानगी हमें कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। अब जिसकी कमी हमेशा खलती थी, लेकिन अब वो कमी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, वो कमी पूरी हो चुकी है और कश्मीर पूरी तरीके से अब खिलता हुआ और नया कश्मीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिस तरीके का आप एक वक्त में भय का माहौल यहाँ पर हो सकता है। और इसी के साथ में अब आपको बता दें जिसका आपको इंतजार था, यानी कि हमारी खास मेहमान बीजेपी की नेत्री स्मृति ईरानी हमारे बीच में मौजूद है। बस चंद मिनटों में वो यहाँ पर मौजूद होंगी मंच पर और उनसे तमाम अहम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे, यहाँ चर्चा करने वाले हैं। कश्मीर का मुद्दा भी इसमें बेहद अहम होगा, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर किस तरीके से बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आई है। और स्मृति ईरानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो पहुंच चुकी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी जो बेहद लोकप्रिय है, जब बात होती है अपने अपने घरों में तो एक बेहद लगाव भी स्मृति ईरानी के साथ लोग महसूस करते हैं। अभिनय से राजनीति के उस क्षेत्र में किस तरह से खुद को स्थापित किया स्मृति ईरानी ने, वो हर किसी ने देखा। तो राजनीति के विभिन्न समीकरणों पर आज हम चर्चा करेंगे इस मंच पर। बिल्कुल, और स्मृति ईरानी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी, स्मृति जी मंच पर आइए। सेशन की शुरुआत करेंगे और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी इस सेशन की शुरुआत यहां पर करने वाले हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। स्मृति जी, आपको लोग मिस कर रहे हैं बहुत, मतलब पीपल वांट टू सी यू मोर एक्टिवली। मे बी आप जो भी कर रही हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड द कैमरा, आउटसाइड द फोकस। एम आई राइट? पीपल वांट टू सी यू मोर इन, हाँ? इज am I correct in this, स्मृति जी? मुझे लगा आज तक सिर्फ दिल मांगे मोर कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा जाता था। अब पता चला कि देश की राजनीति में भी योगदान देने के लिए लोग इस प्रकार की चाहत रखते हैं। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि भारतीय राजनीति में मैं अपने लिए एक छोटी सी वो जगह बना पाई। नहीं, वो तो है, मगर स्मृति जी इलेक्शन में अप डाउन तो होते हैं, मगर इस बार चुनाव के बाद पीपल वांट टू नो, मैं यही इसी बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि व्हाट इज स्मृति ईरानी डूइंग दीज डेज?
आपको हरियाणा के कैंपेन में बहुत देखा है इस बार, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन हरियाणा। व्हाट इज कीपिंग यू बिजी? संगठन का काम और साथ ही जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ राजनीति में आई थी, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में काम हो, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, उनको कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक सम्मानजनक स्थान मिले, उसका कार्य हो, बच्चों के संबंध में जो कार्य है, तो इन सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देश में और विदेश में काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इतने नसीबदार होते हैं कि देश में दो अलग अलग खेमों में नहीं बल्कि अलग अलग स्ट्रीम्स में अपने लिए जगह बनाएं। मैं 2 दशक मीडिया में रही, मैं 2 दशक से ज़्यादा देश की राजनीति में हूँ और दोनों स्ट्रीम्स में सफलता पाना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है, मेरे है। आप अमेठी से अगली बार लड़ेंगी? मैंने 2014 में, 2019 में और 24 में बार बार ये कहा कि कौन कहाँ से लड़ता है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। जहाँ तक कि अमेठी का उल्लेख है, 2014 में जब मुझे कहा गया कि मैं अमेठी जाकर लड़ूं, तब मैं राज्यसभा से गुजरात से सांसद थी जी। मैं जोग्राफिकली और सिफोलॉजी की दृष्टि से सबसे वेल ट्रैवल्ड पॉलिटिशियन हूँ। मैंने साल 2002-03 में जब अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की तो मैं महाराष्ट्र में काम करती थी, वहाँ 10 साल काम किया, फिर गुजरात में काम करती थी, फिर मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। तो जब गुजरात से सांसद थी और कहा गया कि अमेठी से लड़ो, तब हमें इस बात का एहसास था कि अमेठी में हर 1.5 दशक में परिवर्तन आता है। अमेठी का अगर आप कहीं ना कहीं वोटिंग का पैटर्न देखें और कॉम्पोजिशन देखें तो वहाँ पर लगभग 55% वोटिंग कॉम्पोजिशन कांग्रेस के पक्ष में है। इसीलिए गांधी खानदान ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना था कि एक ऐसी जगह चुनो जहाँ पर 100 मीटर की रेस में 55 मीटर पे आपकी शुरुआत हो। तो मैं अमेठी में पहली वो व्यक्ति हूँ, महिला पुरुष नहीं, पहली व्यक्ति हूँ जिसने 5 साल का बतौर सांसद कार्यकाल पूरा किया। वरना अमेठी में मुझसे पहले कभी भी किसी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट ने 5 साल कभी पूरा नहीं किया था। रविंद्र प्रताप सिंह ने 70 के दशक में 2.5 से 3 साल वहाँ पर सेवा दी, संजय सिंह ने 1 साल सेवा दी। मैं पहली महिला हूँ जो गांधी खानदान से नहीं है, जो अमेठी से जीती, और पहली ऐसी भारत की राजनीति में व्यक्ति हूँ